बीरबल का मजेदार अंदाज। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे कि अचानक उनका मूड कुछ खराब सा हो गया। वे किसी कारण से बेहद गुस्से में थे और दरबार के किसी भी काम में उनकी रुचि नहीं थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस गुस्से से छुटकारा कैसे पाया जाए। बीरबल ने बादशाह का यह हाल देखा तो सोचा कि उन्हें हंसाने का कोई मजेदार तरीका ढूंढना होगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपने पूरी दुनिया देख रखी है, सभी देशों के रीति रिवाज जानते हैं और लोगों का स्वभाव भी समझते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह देखा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है? अकबर ने यह बात सुनी तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा और उन्होंने कहा, क्या मतलब बीरबल? ऐसा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है जिसे सबसे बड़ा मूर्ख कहा जाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं तो कहता हूं कि हर दरबार में ऐसे कुछ लोग होते हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपको कुछ विशेष प्रकार के मूर्खों का उदाहरण दे सकता हूं, जिन्हें देखकर आप हंसी नहीं रोक पाएंगे। अकबर ने सोचा कि यह तो मजेदार होगा और उनकी रुचि जग गई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, मुझे ऐसे मूर्ख लोग दिखाओ। अगर वे सच में मूर्ख हुए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने सिर हिलाया और मुस्कराते हुए दरबार के मुख्य दरबान को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में दरबान हाजिर हुआ। बीरबल ने उसे एक सुनहरी थाली और एक छोटा सा कद्दू देकर कहा, जाओ, इसे अपने सिर पर लेकर पूरे शहर में घुमा दो और हर किसी को बताओ कि यह खास उपहार बादशाह ने मुझे दिया है। दरबान को यह अजीब आदेश सुनकर संदेह हुआ, लेकिन उसने बीरबल का आदेश मान लिया और वह कद्दू को सिर पर रखकर पूरे शहर में घुमाने लगा। शहर के लोग यह अजीब दृश्य देखकर हंसने लगे। वे सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। थोड़ी देर में दरबान ने वापस आकर बीरबल को बताया कि सब लोग उस पर हंस रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या यह कद्दू ही बादशाह का खास उपहार है। अकबर और बाकी दरबारी यह सुनकर हंस पड़े। फिर बीरबल ने दरबार में एक और व्यक्ति को बुलाया जो थोड़ी अजीबोगरीब हरकतें करता था। वह आदमी हमेशा सबसे अजीब जवाब देकर सबको भ्रमित कर देता था। बीरबल ने उस आदमी से कहा, तुम ऐसा करो कि यहाँ से जाकर बाजार में यह अफवाह फैला दो कि जहांपनाह ने आज रात चांद पर दरबार लगाने का फैसला किया है। उस आदमी ने बिना सवाल किए बीरबल के आदेश का पालन किया और पूरे बाजार में यह अनोखी बात फैला दी। कुछ लोग इसे सच मानकर बहस करने लगे कि अकबर ऐसा क्यों करेंगे, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ एक मजाक मानने लगे। जब यह अजीबोगरीब अफवाह दरबार तक पहुंची तो अकबर को हंसी आ गई। वे समझ गए कि बीरबल ने ऐसा उनके गुस्से को दूर करने और हंसी का माहौल बनाने के लिए किया था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सच में मेरा मूड अच्छा कर दिया। तुम्हारी चतुराई और हास्य बुद्धि अद्भुत है। तुमने यह साबित कर दिया कि चाहे कोई कितना भी गुस्से में हो, सही समय पर हास्य का प्रयोग करने से उसका मूड बदल सकता है। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और दरबार में सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। अकबर बीरबल की कहानी सोने का खेत। बादशाह के अकबर शयन कक्ष में सफाई करते हुए एक नौकर के हाथ से उनकी प्यारी फूलदान टूट गई। फूलदान कारीगर पर नौकर हो गया। उन्होंने फूलदान के टुकड़े 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 कर दिए और उन्हें बाहर फेंक दिया। जब अकबर शयन कक्ष में दिखे तो उन्हें अपना मनपसंद फूलदान नदारत। उन्होंने नौकर से उसके बारे में पूछा तो डार के नौकर ने झूठ कहा, जहां मैं वह फूलदान को साफ करके घर ले गया था, ये चुभन वो जगह है। अकबर ने नौकर को तुरंत फूलदान हाउस अवेलेबल का ऑर्डर दे दिया। यह आदेश अस्वीकृत करने वालों के लिए छूट देने लायक है।
बात छुपने का कोई औचित्य नहीं देख उसने अकबर को सब कुछ सच सच बता दिया और हाथ जोड़ माफी को आधार बना लिया। अकबर फूलदान की बात पर तो असंतोष नहीं हुआ, लेकिन उन्हें नौकर की झूठी खबर नहीं मिली और उन्होंने उसे फांसी की सजा सुना दी। नौकर गिड़गिड़ाता रहा, परंतु अकबर ने अपनी एक न सुनी। अगले दिन अकबर ने दरबार में इस विषय पर चर्चा की और दरबारियों से पूछा, क्या आप में से किसी ने कभी झूठ बोला है? सभी दरबारियों ने एक स्वर में धूम मचा दी। जब अकबर ने बीरबल से पूछा तो बीरबल बोले, जहांपना, हर इंसान कभी कभी झूठ बोलता है। मैंने भी बोला है। मुझे लगता है कि जिस झूठ से कोई नुकसान नहीं हुआ, उससे बोलने में कोई बुराई नहीं है। बीरबल की बात सुनकर अकबर क्रोधित हो गया। उन्होंने उसे फांसी की सजा नहीं दी, लेकिन साष्टांग ने उसे अपने दरबार से निकाल दिया। बीरबल इंस्टेंट दरबार खत्म हो गया। उसे अपनी चिंता नहीं थी। बिना किसी के नौकर की फांसी पर चढ़ने वाली बात उसे गंवारा नहीं थी। वह उसे असुरक्षित की युक्ति विचारधारा लगा। कुछ सोच विचार के बाद वह घर की जगह सुनार की दुकान की राह पकड़ ली। सुनार को उसने सोने से धान की बाली बनाने कहा। अगली सुबह सुनार ने बीरबल को सोने की बनी धान की बाली छोड़ दी, जिसे लेकर बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचे। दरबार से निकलने के बाद भी वहां आए बीरबल की हिमाकत देखकर अकबर नाराज हो गए। लेकिन बीरबल ने उनसे अपनी बात सुनने के लिए किसी तरह की राजदार बात कही। उन्होंने सोने की बनी धान की बाली अकबर को दिखाते हुए कहा, जहांपना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बतानी थी, इसलिए मुझे यहाँ आना है। कल शाम घर जाने के समय रास्ते में मेरे साक्षात एक सिद्ध महात्मा से हुई। उन्होंने मुझे ये सोने की धान की बाली कहने वाले ने कहा कि इसे किसी जमीन में लगा देना, इससे उस खेत में सोने की फसल होगी। मैंने एक जमीन की खोज ली है। मैं चाहता हूं कि सभी दरबारी और आप भी उस खेत में इसे देखें। अंत में देखें तो सही है कि महात्मा की बात सच है या नहीं। अकबर बीरबल की बात मान गए और दूसरे दिन एक नियत समय पर खेत में दरबारियों को आदेश दिया। अगले दिन सभी नियत समय पर खेत पर पहुंचे। अकबर ने बीरबल को सोने से बना धान के खेत में उगाने को कहा, परंतु बीरबल ने चिल्लाते हुए कहा, जहांपना, महात्मा ने यह कहते हुए मुझे निर्देश दिया कि जिस व्यक्ति ने कभी झूठ बोला हो उसके द्वारा ही खेत में सोने की फसल बनाई जाएगी, इसलिए मैं तो यह पौधा नहीं लगा सका। कृपया आप दरबारियों से किसी को भी यह पौधारोपण का ऑर्डर दे दें। अकबर ने जब दरबारियों से धान का वह उद्गम कहा तो कोई सामने नहीं आया। समझ में आया कि अकबर सबने कभी ना कभी झूठ बोला है। तब बीरबल ने कहा कि उसने अकबर के हाथ में दे दिया और बोला, जहांपनाह, यहाँ तो कोई भी सच नहीं है, इसलिए ये पौधा आपको ही लगेगा। लेकिन अकबर भी प्लांट लेने में चिल्लाने लगे और बोले, बचपन में हमने भी झूठ बोला है, जब ये याद नहीं पर बोला है, इसलिए हम भी यह पौधा नहीं लगा सकते। बीरबल के इस कथन के बाद उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस उपाय को मैंने सुनार से सीखा है। मेरा उद्देश्य मात्र आपको यह समझाना था कि दुनिया में कभी न कभी कोई इंसान झूठ बोलता है। जिसका झूठ किसी का बुरा नहीं है, वह झूठा झूठ नहीं है। अकबर बीरबल की बात समझ गए थे। उन्होंने उसे वापस दरबार में रखा और नौकर की फांसी की सजा माफ कर दी। बीरबल का बाद एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा कि वह अपने बगीचे में कुछ नया करना चाहते हैं। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बगीचे को और भी सुंदर बनाओ। यहाँ कुछ खास पौधे लगाओ ताकि जब लोग यहाँ आएं तो उन्हें यह बगीचा बेहद पसंद आए। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, आपकी इच्छा पूरी करना मेरा सौभाग्य है।
मैं बगीचे के लिए कुछ खास पौधे लाऊंगा। इसके बाद बीरबल ने अपने दोस्तों से संपर्क किया और विभिन्न प्रकार के अनोखे पौधे और फूल इकट्ठा करने का निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद बीरबल अपने साथ अनोखे और सुंदर पौधों के साथ लौटे। उन्होंने बगीचे में पौधों को रोपने का कार्य शुरू किया। उन पौधों में रंग बिरंगे फूल, सुगंधित जड़ी बूटियां और कई तरह के फल फूल शामिल थे। बीरबल ने बगीचे में काम करते हुए सभी पौधों का विशेष ध्यान रखा। एक दिन जब बगीचे में सभी पौधे विकसित हो गए, तो अकबर ने बीरबल को बुलाया और बगीचे का निरीक्षण करने के लिए ले गए। बगीचे में कदम रखते ही अकबर ने उसकी सुंदरता को देखकर दंग रह गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने तो इस बगीचे को जन्नत बना दिया है। यह सच में अद्भुत है। मैं इसे देखकर बहुत खुश हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सब आपके आशीर्वाद और समर्थन के कारण संभव हुआ है। लेकिन तभी बगीचे में एक अनोखी घटना घटी। वहां एक तितली आई और उसने बगीचे में घूमते हुए सभी फूलों के पास जाकर उन पर बैठना शुरू कर दिया। सभी दरबारी लोग तितली को देखकर चकित रह गए। एक दरबारी ने कहा, वाह, यह तितली कितनी सुंदर है। यह बगीचे में और भी खूबसूरती जोड़ रही है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर हम इस तितली को रोकने की कोशिश करें तो यह बगीचे से उड़ जाएगी। हमें इसे अपनी स्वतंत्रता देने की जरूरत है। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। हमें इस तितली को बगीचे में अपनी मर्जी से उड़ने देना चाहिए। तभी बीरबल ने एक विचार किया। उन्होंने दरबारियों से कहा, अगर हम इस तितली को बगीचे का नया रक्षक बना दें तो यह बगीचे को अपनी सुंदरता से सजाएगी। अकबर ने इस विचार को मान लिया और सभी ने तितली को बगीचे का रक्षक मान लिया। तितली फिर से बगीचे में उड़ने लगी और वहां के फूलों और पौधों के बीच खुशी से खेलती रही। बाद में अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे विचार सच में अनोखे हैं। तुमने न सिर्फ बगीचे को सुंदर बनाया बल्कि उसे एक अद्वितीय पहचान भी दी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस बगीचे की सुंदरता को बनाए रखने के लिए हमें इसे प्यार और देखभाल से सजाना होगा। इस प्रकार बीरबल ने न केवल बगीचे की सुंदरता बढ़ाई बल्कि वहां की तितली को भी एक खास महत्व दिया। इस घटना ने सबको यह सिखाया कि अगर हम अपने आसपास की सुंदरता का ध्यान रखें और उसे प्रेम से संजोएं, तो जीवन में हर चीज को खूबसूरत बना सकते हैं। इस कहानी से यह भी शिक्षा मिली कि हमें प्रकृति और उसके जीवों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन में खुशी और सौंदर्य लाते हैं। ऊंट की पूंछ का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक जवान किसान आया और अपनी परेशानी की फरियाद करने लगा, जहांपनाह, मेरे खेत से सब्जियां चोरी हो गई हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस चोरी के पीछे मेरे पड़ोसी का हाथ है। मैं आपसे न्याय की गुहार लगाने आया हूं। अकबर ने बीरबल को इशारा किया कि वह इस मामले को सुलझाएं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए किसान की बात सुनी और फिर पड़ोसी को भी बुलवाया। थोड़ी ही देर में किसान का पड़ोसी भी दरबार में आ गया। बीरबल ने पड़ोसी से कहा, तुम पर चोरी का आरोप है, क्या यह सच है? पड़ोसी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, नहीं बीरबल जी, मैं निर्दोष हूं। मैंने कुछ नहीं चुराया है। यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अब बीरबल ने सोचा कि इस समस्या को हल करने के लिए एक मजेदार तरीका अपनाया जाए ताकि सच और झूठ का भेद आसानी से खुल जाए। उन्होंने कुछ सोचा और फिर ऐलान किया, ठीक है, हम एक विशेष परीक्षा करेंगे। मुझे बस एक ऊंट चाहिए। सभी दरबारियों और अकबर के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। लेकिन बीरबल के आदेश का पालन किया गया और एक ऊंट दरबार में लाया गया।
बीरबल ने किसान और उसके पड़ोसी को ऊंट के सामने खड़ा किया और कहा, यह ऊंट इस बात को जानता है कि किसने चोरी की है। अब हम यह परीक्षा लेंगे। तुम दोनों में से जिसने भी चोरी की है, उसे इस ऊंट की पूंछ पकड़कर सच बोलना होगा। अगर उसने सच बोला तो ऊंट चुप रहेगा, लेकिन अगर उसने झूठ बोला तो ऊंट की पूंछ से एक रहस्यमय रंग उसके हाथ पर लग जाएगा। यह सुनते ही किसान और पड़ोसी दोनों हड़बड़ा गए। दरबारियों में खुसर-पुसर होने लगी। सभी बीरबल के इस नए तरीके को देखने के लिए उत्सुक थे। पहले किसान ने ऊंट की पूंछ को पकड़ा और कहा, मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की। ऊंट की पूंछ से कोई रंग नहीं निकला। अब बारी थी पड़ोसी की। पड़ोसी ऊंट की पूंछ को पकड़ने के लिए डरते डरते आगे बढ़ा। उसने सोचा कि अगर उसने झूठ बोला तो ऊंट की पूंछ से रंग निकल जाएगा और वह पकड़ा जाएगा। इस डर से उसने ऊंट की पूंछ को पकड़ने के बजाय हाथ पीछे खींच लिए और जोर से चिल्लाया, मैंने भी कुछ नहीं चुराया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब अपने हाथ दिखाओ। किसान के हाथों में काला रंग था क्योंकि उसने पूंछ पकड़ी थी, लेकिन पड़ोसी के हाथ साफ थे। दरअसल बीरबल ने ऊंट की पूंछ पर काले रंग का पाउडर लगाया था। सच बोलने वाले को पूंछ छूने में कोई डर नहीं था, लेकिन जिसने झूठ बोला था उसने पूंछ को छूने की हिम्मत नहीं की। बीरबल ने बादशाह और सभी दरबारियों को बताया, सच यह है कि चोर वही होता है जो डर के मारे सच का सामना नहीं कर पाता। पड़ोसी ने अपना सिर झुका लिया और उसने अपनी गलती मान ली। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने इस मामले को बड़े ही मजेदार और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से सुलझाया। सच में तुम्हारी चतुराई का जवाब नहीं। इस तरह बीरबल ने हंसी मजाक और सूझबूझ के साथ एक और मुश्किल मामला हल किया। किसान की बुद्धिमानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम रामू था। रामू मेहनती और ईमानदार किसान था जो अपनी फसल की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। गांव के लोग उसकी मेहनत की बहुत सराहना करते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई और सभी फसलें सूखने लगीं। लोग बहुत परेशान थे। सभी ने रामू के पास जाकर सलाह मांगी, रामू भाई, तुम बहुत समझदार हो। हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। रामू ने सभी को एकत्रित किया और कहा, हम सबको मिलकर काम करना होगा। हमें पानी की व्यवस्था करनी होगी। अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हम इस संकट से निकल सकते हैं। गांव के सभी लोग उसकी बात से सहमत हुए। रामू ने सुझाव दिया कि वे सभी मिलकर गांव के पास एक तालाब खुदाई करें ताकि बारिश का पानी एकत्र किया जा सके। सभी ने रामू की योजना को मंजूर कर लिया और खुदाई का काम शुरू कर दिया। काम कठिन था, लेकिन सभी ने मेहनत से काम किया। धीरे धीरे तालाब की खुदाई पूरी हुई। अब गांव में बारिश का पानी एकत्र होने लगा। सभी लोग खुश थे, लेकिन समस्या अभी पूरी तरह से हल नहीं हुई थी। तालाब में पानी की मात्रा कम थी और गांव में खाद्य संकट बना हुआ था। रामू ने सोचा, हमें इस तालाब को और बड़ा बनाना होगा ताकि ज्यादा पानी एकत्र हो सके। उसने गांव वालों से कहा, अगर हम सब मिलकर तालाब की खुदाई करेंगे तो हम और भी अधिक पानी एकत्र कर सकेंगे। गांव के लोग फिर से रामू की बात मान गए। उन्होंने दिन रात मेहनत की और अंततः तालाब बड़ा हो गया। अब गांव में पानी की कोई कमी नहीं थी। फसलें फिर से हरी भरी होने लगीं। सभी ने रामू को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और मेहनत ने हमें संकट से बचाया। लेकिन गांव में एक और समस्या थी। एक व्यापारी अपने सामान के साथ गांव में आया।
वह बहुत चालाक था और चाहता था कि गांव के लोग उसकी चीजें महंगी कीमत पर खरीदे। उसने गांव के लोगों को कहा, मेरे पास विशेष बीज हैं जो तुम्हारी फसल को दोगुना कर देंगे, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। गांव के लोग समझ नहीं पाए कि क्या करें। कुछ लोग व्यापारी की बातों में आ गए और उसके बीज खरीद लिए। लेकिन रामू ने सोचा, इस व्यापारी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वह व्यापारी के पास गया और कहा, तुम्हारे बीजों में क्या खास है? अगर यह सच है तो तुम हमें अपने बीजों का एक छोटा पैकेट मुफ्त में देकर दिखाओ। व्यापारी ने घबराकर कहा, नहीं, ये बीज बहुत खास हैं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। रामू ने उसे समझाया, अगर तुम अपने बीजों पर विश्वास करते हो तो तुम हमें एक पैकेट देकर दिखा सकते हो, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि तुम्हारे बीज केवल झूठ हैं। व्यापारी ने हार मान ली और गांव से भाग गया। रामू की समझदारी ने गांव वालों को बचा लिया। अब गांव के लोग जानते थे कि अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से ही वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिन समय में एकजुटता और समझदारी से ही हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। हमेशा बुद्धिमानी से निर्णय लेना चाहिए और चालाक लोगों से सावधान रहना चाहिए। संसार की सबसे बड़ी चीज। एक बार बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में मौजूद नहीं थे। बीरबल को उपस्थित न देखकर राज दरबार के सभी दरबारी बादशाह अकबर से बीरबल की बुराई कर रहे थे। बादशाह अकबर के सामने सभी बीरबल के खिलाफ बोल रहे थे। सभी दरबारियों ने बादशाह अकबर से कहा, आप हमें भी एक मौका दें, आपने बीरबल को बहुत अधिक सम्मान दिया है। जहांपनाह, आप हम सभी दरबारियों से ज्यादा बीरबल को क्यों पसंद करते हैं? बादशाह अकबर सभी दरबारियों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। बादशाह अकबर ने कहा, मैं तुम्हें भी एक मौका दूंगा। सम्राट अकबर ने सभी दरबारियों में से 4 दरबारियों का चयन किया। ये वो दरबारी थे जो बीरबल की सबसे ज्यादा बुराई करते थे। बादशाह अकबर ने कहा, मैं आपको एक सवाल दूंगा जिसका सही जवाब देना होगा। यदि कोई जवाब गलत दिया जाता है तो उसकी सजा फांसी होगी। बादशाह अकबर की बात सुनकर चारों दरबारी डर गए। फिर भी चारों दरबारियों ने कहा, जहांपनाह, हमें स्वीकार है। आप सवाल बताइए। बादशाह अकबर ने कहा, दुनिया में सबसे बड़ी कौन सी चीज है? चारों दरबारी कुछ देर सोचने लगे, फिर उन्होंने कुछ समय मांगा। बादशाह अकबर ने एक बार फिर कहा, जितना समय चाहो ले लो, लेकिन जवाब सही होने चाहिए। चारों दरबारी दरबार से बाहर आकर सोचने लगे कि इस संसार में सबसे बड़ी वस्तु क्या हो सकती है। कुछ देर बाद भी चारों दरबारियों को कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन वे बादशाह अकबर की सजा से भी बहुत डरे हुए थे। एक दिन चारों दरबारी एक स्थान पर मिलते हैं और एक साथ सवाल का जवाब खोजने लगते हैं। एक दरबारी ने कहा, केवल अल्लाह ही इस दुनिया में सबसे बड़ा है। दूसरे दरबारी ने कहा, अल्लाह कोई चीज नहीं है। दुनिया में हमारे लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सोचना है। तीसरे दरबारी ने कहा, सबसे बड़ी चीज भूख है। भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। चौथे दरबारी ने कहा, नहीं, समय आने पर भूख भी सहन की जा सकती है। चारों दरबारियों को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता है तो वे हारकर अंत में बीरबल के पास जाते हैं और सारी जानकारी बीरबल को दे देते हैं। चारों दरबारी बीरबल से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और साथ ही अपनी जान बचाने की गुहार लगाते हैं। बीरबल धीरे से मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरे पास आपके प्रश्न का उत्तर है, लेकिन आप लोगों को मेरी एक शर्त माननी होगी। चारों दरबारी बिना देर किए हाँ कर देते हैं।
बीरबल ने कहा, 2 लोगों को मेरी खाट कंधे पर लाद कर दरबार में जाना होगा। किसी को मेरा हुक्का लेना होगा और किसी को मेरा जूता शाही दरबार में ले जाना होगा। बीरबल की शर्त सुनकर चारों दरबारी हैरान रह गए, लेकिन बात उनकी जान पर बन आई थी, इसलिए सभी दरबारियों ने बीरबल की शर्त के मुताबिक काम किया। जब चारों दरबारी इस तरह राज्य के दरबार में आए तो बादशाह अकबर सहित सभी दरबारी हैरान रह गए। बादशाह अकबर ने जब चारों दरबारियों से सवाल का जवाब पूछा तो चारों दरबारियों की आंखें झुक गईं। तब बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है जरूरत। चारों दरबारी अपनी जरूरत के कारण मेरी खाट, जूता और हुक्का लाए हैं। एक बार फिर राज दरबार में बीरबल की चतुराई की प्रशंसा हुई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इस संसार में लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्य करते हैं और इसलिए सभी स्वार्थी होते हैं। चतुर दरबारी अकबर की बीरबल से पहली मुलाकात। अकबर इतिहास के महानतम बादशाहों में से एक थे। अकबर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। एक दिन रामायण पर चर्चा सुनने के बाद उन्होंने घोषणा कर दी कि वे भगवान राम के अवतार हैं। यह सुनकर हिंदू पंडित दंग रह गए। अकबर एक महान राजा थे, लेकिन एक साधारण इंसान, और वह भी मुस्लिम होकर भगवान राम का अवतार कैसे हो सकते थे? बादशाह के इस भ्रम को दूर करना जरूरी था, पर सवाल था कैसे? इसी बीच महेश दास, जो एक तेज दिमाग वाला ब्राह्मण था, पंडितों की परेशानी के बारे में सुनता है। उसने कहा, कल मुझे दरबार में साथ ले चलो, शायद मैं शहंशाह अकबर को यह समझा सकूं कि वे भगवान राम नहीं हैं। पंडितों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया, लेकिन महेश दास अपने विचार पर अडिग रहा। अगले दिन दरबार में महेश दास ने बादशाह के सामने झुककर प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, यह युवा कौन है जिसने अभी तक अपनी दाढ़ी भी नहीं उगाई और इतने ज्ञानी लोगों के बीच बैठा है? महेश दास ने बड़ी बुद्धिमानी से उत्तर दिया, अगर शाह आलम अकबर किसी की बुद्धि उसकी दाढ़ी के बालों से मापते हैं तो मैं आपके सामने एक ऐसा जीव लाऊंगा जो हम सबसे अधिक ज्ञानी है। यह कहकर महेश दास कुछ देर के लिए दरबार से बाहर गया और कुछ ही पलों बाद एक बकरी को लेकर वापस आया जिसकी लंबी दाढ़ी थी। पंडित घबरा गए कि अकबर इस चतुराई पर नाराज होंगे, लेकिन अकबर मुस्कुरा उठे। तुम छोटे हो लेकिन बहुत चतुर हो, अकबर ने कहा। महेश दास ने हंसते हुए कहा, अगर हुजूर चाहते हैं तो मैं ऊंट या हाथी भी ला सकता हूँ जिनकी दाढ़ी और बड़ी है। अब पंडितों का दिल जोर से धड़कने लगा कि शायद महेश दास ने इस बार हद पार कर दी, लेकिन अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। ध्यान रखना मेरे बच्चे, अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तीखी जुबान तुम्हें परेशानी में डाल सकती है। अकबर ने महेश दास के पास रखे पानी से भरे घड़े और पत्थरों के ढेर की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह सब किस लिए है? महेश दास ने अकबर के पास जाकर कहा, जहांपनाह, मेरी विनम्र प्रार्थना है, आप कृपया इन पत्थरों को इस घड़े में डालें ताकि वे एक के ऊपर एक टिक जाएं। बादशाह ने उसे अचरज भरी नजरों से देखा, फिर घड़ा और पत्थर अपने हाथ में ले लिए और पत्थर घड़े में डालने लगे। उनमें से केवल 2 ही पत्थर एक के ऊपर टिके, बाकी इधर-उधर बिखर गए। यह तो काफी मुश्किल था, अकबर ने कहा। महेश दास ने मुस्कुराते हुए कहा, आलमपनाह, भगवान राम ने समुद्र पर पुल इसी प्रकार पत्थरों से बनवाया था जिससे भारत से लंका तक पहुंचा जा सके। अकबर थोड़े नाराज और प्रभावित होते हुए बोले, तो तुम यह साबित करना चाहते हो कि भगवान राम मुझसे महान थे? उन्होंने पंडितों की ओर देखा और कहा, यह युवा लड़का तुम सब पंडितों से अधिक चतुर है। इसे दरबार में शामिल करो। मुझे चतुर दिमागों का साथ पसंद है। फिर अकबर ने महेश दास की ओर देखकर कहा, मेरे युवा मित्र, तुम क्या कहना चाहते हो?
महेश दास अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं दिल और जान से आपकी सेवा करूंगा। और इसी प्रकार महेश दास दरबार में बीरबल के नाम से मशहूर हो गए। यही थी उनकी अकबर से पहली मुलाकात। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और बादशाह से शिकायत करने लगा, जहां पनाह, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने व्यापारी से पूछा, किसने तुम्हारे साथ धोखा किया है? व्यापारी ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह मेरे पड़ोसी का काम है। उसने मेरे सोने के सिक्के चुरा लिए हैं और अब मुझसे कहता है कि मैं झूठा हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे न्याय दिलाएं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी के मामले को देखो और इसे न्याय दिलाओ। बीरबल ने सिर हिलाया और व्यापारी से कहा, तुम्हें पूरी घटना विस्तार से बताओ। व्यापारी ने बताया, मैंने एक जगह सोने के सिक्के छिपाए थे, लेकिन अचानक सिक्के गायब हो गए। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पड़ोसी ने ही उन्हें चुराया है, क्योंकि उसे मेरे छिपाने की जगह का पता था। बीरबल ने व्यापारी और उसके पड़ोसी दोनों को दरबार में बुलाया। उन्होंने उस पड़ोसी से पूछा, क्या यह सच है कि तुमने इसके सोने के सिक्के चुराए हैं? पड़ोसी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं बीरबल जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है, यह झूठ बोल रहा है। बीरबल ने सोचा कि इस मामले को हल करने का कोई मजेदार तरीका ढूंढा जाए ताकि सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाए। उन्होंने सभी दरबारियों और दोनों पक्षों को एक दूसरे की आंखों में आंखें डालने का निर्देश दिया और फिर बोले, अच्छा, अब हम एक अनोखी परीक्षा करेंगे। मुझे एक ऊंट चाहिए। सभी दरबारियों को बीरबल की इस मांग पर हंसी आ गई, लेकिन बीरबल ने किसी को भी कुछ कहने से रोका। थोड़ी ही देर में एक ऊंट दरबार में लाया गया। बीरबल ने ऊंट को व्यापारी और उसके पड़ोसी के सामने खड़ा किया और फिर एक मजेदार बात कही, यह ऊंट जानता है कि किसने चोरी की है। अब इसे सच बताने का मौका दिया जाएगा। सभी दरबारी और अकबर भी इस अजीबोगरीब खेल को देखकर चकित हो गए। बीरबल ने कहा, जिसने भी सोने के सिक्के चुराए हैं, वह इस ऊंट की पूंछ पकड़कर सच बताएगा। अगर उसने सच कहा तो ऊंट कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने झूठ बोला तो ऊंट की पूंछ से काला रंग निकल जाएगा। यह सुनकर व्यापारी और उसका पड़ोसी दोनों परेशान हो गए। लेकिन बीरबल ने आदेश दिया, अब एक एक करके पूंछ को पकड़ो और सच बताओ। पहले व्यापारी ने ऊंट की पूंछ को पकड़ा और बोला, मैंने कुछ नहीं चुराया है, पूंछ से कोई काला रंग नहीं निकला। अब बारी आई पड़ोसी की, लेकिन वह डरते डरते ऊंट के पास गया। उसे डर था कि यदि उसने झूठ बोला तो काला रंग निकलेगा। उसने ऊंट की पूंछ को छूने के बजाय दूर से ही अपने हाथ पीछे खींच लिए और जोर से बोला, मैंने भी कुछ नहीं चुराया। बीरबल मुस्कराए और बोले, अच्छा, अब अपने हाथ दिखाओ। जब पड़ोसी ने अपने हाथ दिखाए तो वे साफ सुथरे थे, जबकि व्यापारी के हाथों पर ऊंट की पूंछ का काला रंग था। बीरबल ने सभी को बताया, मैंने ऊंट की पूंछ पर काला रंग लगाया था। जो व्यक्ति सच बोलता, उसे पूंछ को छूने में कोई डर नहीं होता। लेकिन चोर ने डर के मारे पूंछ को छुआ ही नहीं। इस तरह सच सामने आ गया। पड़ोसी का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने सिर झुका लिया। उसने अपने अपराध को स्वीकार किया और व्यापारी को सोने के सिक्के लौटा दिए। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमत्ता पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने यह मामला बहुत ही मजेदार ढंग से सुलझाया। सचमुच तुम्हारे जैसी चतुराई किसी और में नहीं है। इस तरह बीरबल ने एक कठिन मामले को हंसी मजाक और अपनी सूझबूझ से हल किया और दरबारियों के साथ साथ बादशाह अकबर का भी मनोरंजन कर दिया। इंसान बनाम किस्मत अकबर।
शाही नाव यमुना की काली लहरों पर पक्षी की तरह तेजी से दौड़ रही थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। बादशाह ने चप्पू रोक लिया और थोड़ा रुके। उनके चेहरे पर कुछ ही मिनटों के जोशपूर्ण चप्पू चलाने से लाली थी। उन्होंने नाविक को चप्पू सौंप दिया और वापस अपनी जगह पर बैठ गए। शाह आलम उतनी ही सहजता और बुद्धिमानी से नाव चला रहे हैं जितनी कि हिंदुस्तान की किस्मत। अबुल फजल ने कहा। किस्मत क्या होती है? अकबर ने ऊंची आवाज में सोचा। क्या इंसान अपने मन की शक्ति और अपने हाथों के बल से अपनी किस्मत खुद बनाता है? किस्मत तो बस एक मिट्टी है जिसे इंसान को खुद ढालना होता है। मेरे सरदार, किस्मत को कम नहीं आंकना चाहिए, बीरबल ने कहा। किस्मत ही हमारे जीवन को आकार देती है। हम किस्मत को नहीं, बल्कि किस्मत हमें चलाती है। किस्मत हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। बीरबल, अकबर ने विरोध किया। तुमसे इतनी कमजोर और डरपोक राय की मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने सच ही कहा मेरे सरदार, भले ही वह कड़वा क्यों न लगे। अकबर के भारी भौहें एक साथ आईं। उन्होंने अपनी बाईं उंगली से एक चमकदार हीरे और माणिक का अंगूठी निकाली और दरबारियों के सामने लहराई। फिर बड़े ही सावधानी से उन्होंने अंगूठी को नदी की गहराई में फेंक दिया। बीरबल, बादशाह ने कहा, मुझे वह अंगूठी 3 दिनों में वापस चाहिए। तुम मानते हो कि किस्मत सब कुछ है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो अंगूठी वापस मिल जाएगी, और अगर किस्मत खराब निकली तो 3 दिनों में तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बताओ क्या कहना है? कुछ नहीं महाराज, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। उन्होंने मुंह में कड़वाहट के साथ शाहबाज खान और मुल्ला दो पियाजा की विजी मुस्कान देखी। अलविदा बीरबल, मुल्ला दो पियाजा ने धीमी आवाज में कहा। मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन के दिन गिनती के हैं। बीरबल के दिल में भी हल्की सी चिंता थी। उनकी पत्नी, बच्चे और रिश्तेदार सब उन्हें ताने मारने लगे। तुम हर बार बादशाह की बात का विरोध क्यों करते हो? उनकी पत्नी ने गुस्से में आंसू बहाते हुए कहा। अब वे तुम्हारा सिर कटवा देंगे, फिर हमारा क्या होगा? कौन जानता है कि किस्मत में क्या लिखा है? बीरबल ने शांत होकर जवाब दिया। धैर्य रखो और किस्मत पर भरोसा करो। मृत्यु का समय कोई नहीं बदल सकता। बीरबल ने 3 दिन के बीतने का इंतजार किया। अंगूठी को पाने का उनके पास कोई तरीका नहीं था। उन्होंने अपने मन में फांसी के लिए खुद को तैयार कर लिया। तीसरे दिन दोपहर में बादशाह ने बीरबल को बुलाया। अकबर अपना दोपहर का भोजन कर रहे थे। उनके सामने सोने, चांदी, पत्थर और चीनी मिट्टी की प्लेटों में लगभग 60 तरह के पकवान सजे हुए थे। बादशाह ने थोड़े थोड़े व्यंजनों का स्वाद लिया। बीरबल, मेरे दोस्त, अकबर ने कहा, किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मेरी अंगूठी अब भी नदी में है। मुझे लगता है कि तुम्हारे मूर्ख सिर को जल्द ही जल्लाद की तलवार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी समय है। अगर तुम अपनी बात वापस ले लेते हो तो मैं इस सब को भूल जाऊंगा। तभी एक रसोइया बादशाह के सामने करी मछली का एक थाल लेकर आया। बीरबल ने सिर हिलाया। अपनी ही आवाज सुनकर वे खुद भी हैरान रह गए। मैं अपनी बात वापस नहीं ले सकता, आलमपना। मैं किस्मत में विश्वास करता हूं। यदि मेरी मृत्यु का समय आ गया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अकबर परेशान हो गए। बीरबल, तुम एक बड़े मूर्ख हो। उन्होंने मछली का एक टुकड़ा मुंह में डाला और फिर अचानक थूक दिया। हक्का बक्का रसोइया लगभग गिर ही गया। ये क्या? मछली में पत्थर भरे हुए हैं, अकबर ने गुस्से में चिल्लाया। उन्होंने देखा कि वह पत्थर असल में उनका वही अंगूठी था जिसे उन्होंने नदी में फेंक दिया था। बीरबल, बादशाह ने जोर से कहा, देखो यहां, देखो, यह मेरी अंगूठी है।
आखिरकार किस्मत ने तुम्हें बचा ही लिया। तुम सही थे, बीरबल। हमेशा की तरह तुम सही थे। फिर अकबर ने अपने रसोइये को माफ कर दिया और बीरबल की ओर मुस्कुराए। किस्मत महान है, मेरे दोस्त। चलो तुम्हारी किस्मत का आदर करते हैं। बीरबल का कूटनीतिक बात। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया जो अपने राज्य का बेहद अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था। वह अकबर के दरबार की प्रशंसा सुनकर उनसे मिलने आया था। उसने बादशाह से मिलने के बाद कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में असीमित ज्ञान और बुद्धि के धनी लोग हैं। मैंने बीरबल की चतुराई की कहानियां सुनी हैं। क्या मुझे उनसे बात करने का अवसर मिलेगा? अकबर ने खुशी खुशी सहमति दी और बीरबल को बुलाया गया। व्यापारी ने बीरबल को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। कहते हैं कि आप किसी भी समस्या का हल बड़ी ही सरलता से निकाल लेते हैं। मैं आपके लिए एक चुनौती लेकर आया हूं। यदि आपने मेरी चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया तो मैं आपको 100 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूं। कृपया अपनी शर्त बताइए। व्यापारी ने अपनी योजना के अनुसार अकबर और बीरबल को अपने एक खास बाग में आने का निमंत्रण दिया। कुछ दिनों बाद सभी लोग व्यापारी के बाग में एकत्रित हुए। व्यापारी ने सबको एक सुंदर बाग का भ्रमण कराया जिसमें चारों ओर विभिन्न प्रकार के फूल और पौधे लगे हुए थे। हर पौधा किसी न किसी दुर्लभ किस्म का था जो उस व्यापारी ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा किए थे। व्यापारी ने कहा, यह मेरा प्रिय बाग है। मैंने इस बाग में दुर्लभ और अनोखे पौधे लगाए हैं। अब मेरी चुनौती यह है कि बीरबल यहाँ से एक ऐसा पौधा चुने जिसे देखकर यह सिद्ध हो जाए कि उसमें बेजोड़ बुद्धिमत्ता और विशिष्टता है। बीरबल ने बाग के चारों ओर देखा और विचार किया कि किस प्रकार एक ऐसा पौधा चुना जाए जो इस व्यापारी की चुनौती पर खरा उतरे। व्यापारी के बाग में हर पौधा एक से बढ़कर एक था। हर पौधे की अपनी खासियत थी जिससे चुनना कठिन हो गया था। लेकिन बीरबल का दिमाग हमेशा ही अनोखी सूझबूझ से भरा रहता था। कुछ समय बाद बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह और महोदय, मैंने वह पौधा चुन लिया है जिसे मैं आपकी चुनौती के अनुसार बुद्धिमत्ता और विशिष्टता का प्रतीक मानता हूं। बीरबल ने बाग के एक कोने की ओर इशारा किया जहां एक सूखा हुआ और मुरझाया हुआ पौधा खड़ा था। व्यापारी और दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। व्यापारी ने तुरंत ही हंसते हुए कहा, क्या मजाक कर रहे हैं, बीरबल? यह एक मुरझाया हुआ और बेजान पौधा है जिसमें कोई विशेषता नहीं है। आपने इसे कैसे चुन लिया? बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, महोदय, आपने मुझे एक ऐसा पौधा चुनने की चुनौती दी थी जिसमें बेजोड़ बुद्धिमत्ता और विशिष्टता हो। मेरे अनुसार यह पौधा सबसे बुद्धिमान है क्योंकि इसने समय के साथ यह सीख लिया कि अपने संसाधनों को कैसे बचाकर रखना चाहिए। जब उसे पानी और पोषक तत्व नहीं मिले तो इसने अपने आप को सूखने दिया ताकि वह अधिक मांग न करे। इसने संघर्ष के बावजूद अपनी जगह नहीं छोड़ी बल्कि स्थिरता से खड़ा रहा। इसके सूखे होने के बावजूद इसमें विशिष्टता है क्योंकि यह हमें धैर्य, संतुलन और सीमित संसाधनों के प्रति सजग रहने की शिक्षा दे रहा है। व्यापारी बीरबल के इस अनोखे दृष्टिकोण को सुनकर चकित रह गया। वह समझ गया कि बीरबल केवल बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि आंतरिक गुणवत्ता और प्रतीकात्मकता को भी महत्व देते हैं। अकबर ने हंसते हुए व्यापारी से कहा, देखा, यही है बीरबल की अनोखी सोच। व्यापारी ने स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। उसने बीरबल को 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए और कहा, आपकी बुद्धिमत्ता को सलाम।
आपने मुझे सिखाया कि जीवन में सुंदरता का मूल्य बाहरी रूप में नहीं बल्कि आंतरिक गुणों में होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सभी का धन्यवाद किया और अपने सूझबूझ भरे दृष्टिकोण से सबको प्रेरित कर दिया।